हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज बेंजीन में नाइट्रिक का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो नाइट्रिक क्या होता है और वो भी बेंजीन में हम नाइट्रिक देखने जा रहे हैं। तो चलिए समझने का वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं कि नाइट्रिक क्या होता है। नाइट्रिक का मतलब होता है जब NO2 ग्रुप किसी परमाणु या समूह को उसके प्लेस से हटाकर, उसकी जगह से हटाकर अपने लग जाए, तो नाइट्रिक की घटना है। तो यहाँ पर हम बेंजीन का नाइट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। तो बेंजीन का हाइड्रोजन NO2 द्वारा हट जाएगा और NO2 उसका जगह खुद ले लेगा, तो यह घटना कहलाएगा नाइट्रिकरण। तो किसका नाइट्रिकरण हुआ? बेंजीन का नाइट्रिकरण हुआ। तो ठीक है, यानी बेंजीन का हाइड्रोजन NO2 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, तो यह घटना बेंजीन का नाइट्रिकरण कहलाता है। हालांकि यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? कि जो यहाँ से H2SO4 और नाइट्रिक एसिड से NO2 बनता है, ये NO2 होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये लाइन में यदि आप रिएक्शन लिखना चाहेंगे बेंजीन का नाइट्रिकरण, तो आप बेंजीन लिखेंगे, सांद्र HNO3 लेंगे, सांद्र H2SO4 लेंगे और नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा और बाय प्रोडक्ट पानी होगा। अब ये घटना 3 चरणों में 1 by 1 होती है, जिसको आप कहते हैं मैकेनिज्म या क्रियाविधि। तो नाइट्रिकरण का मैकेनिज्म समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो एक बार और फिर से पढ़िएगा। पहले स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। तो बेंजीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स है, उसको पाने के लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन पर अटैक करते हैं और उस हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देते हैं और अपने लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो पहले स्टेप में जनरेशन कैसे होता है? तो उसके लिए क्या लिया गया है? इसमें दोनों अम्ल लिया गया है, सांद्र HNO3 और H2SO4। दोनों अम्ल में यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड में एक क्षार की तरह काम करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अम्ल इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड के सामने क्षार की भांति काम करेगा। क्षार है नहीं, क्षार की भांति, यानी ये OH लॉस करेगा। देखिए HNO3 का स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया है, डबल बॉन्ड है, OH है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, और H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से H रिलीज होगा, यहाँ से OH। तो मैंने जो डॉट डॉट का घेरा बनाया है बाउंड्री, उसमें इधर से OH निकला है, इधर से H निकला है, और क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी निकल गया तो ये बचा क्या है? नाइट्रोनियम आयन। इसको शॉर्टकट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? NO2 प्लस, बॉन्ड को मोड़कर फोल्ड कर देंगे तो ऐसे बनेगा। और इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? SO3H माइनस। ठीक है, सल्फोनिक आयन। ठीक है, सल्फोनेट आयन। ठीक, H2SO4 था, ये HSO3 माइनस है, ये नाइट्रोनियम आयन है। क्या है? नाइट्रोनियम आयन। तो यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन करेगा? ये कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पर HNO3 किसकी तरह काम किया है? क्षार की तरह। और ये किसकी तरह काम किया है? अम्ल की तरह, क्योंकि इसने H दिया, इसने OH दिया। तो आप बता सकते हैं कि जो OH आयन देते हैं वो क्षार होते हैं किस वैज्ञानिक के अनुसार, और जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं किस वैज्ञानिक के अनुसार। आप पढ़े होंगे तो कमेंट करिए। चलिए, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो इलेक्ट्रोफाइल जो बन गया उसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से नहीं बन गया तो कहाँ आक्रमण करेगा? आक्रमण करेगा बेंजीन रिंग पर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन उसको बेंजीन रिंग पर मिलेगा, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। तो जहाँ H, हालांकि H सब जगह लगा हुआ है, मैंने एक जगह दिखाया है समझाने के दृष्टिकोण से, लेकिन H अंडरस्टूड है कि सब 6 जगह है। तो ये डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको देगा और ये अटैक करेगा। ध्यान दीजिएगा, अटैक NO2 करेगा, लेकिन जो IUPAC का सिस्टम है, नियम है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिव सेंटर की ओर। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया कि इधर तीर द्वारा इधर गया है, लेकिन अटैक ये कर रहा है NO2। तो अटैक कर दिया यहाँ, जहाँ पर H है वहीं पर मैंने अटैक करके दिखाया है। तो ये इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से जुड़ गया है। देखिए ऐसे था मान लीजिए, तो ये इसको जोड़कर क्या हो गया? ऐसे हो गया। तो ऐसे हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए बगल में जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज जब हुआ तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, तो जहाँ से गया पाई बॉन्ड वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो पॉजिटिव पार्ट यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब बगल वाला क्या करेगा? बगल वाला डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड इस सेंटर जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ आएगा, ऐसे था, ऐसे आएगा, तो कहाँ से उठ के जाएगा? जहाँ से उठ के जाएगा वहाँ पर क्या आ गया? फिर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से देखिए, ये ऐसे था तो ये जोड़कर क्या हो गया? ऐसे हो गया, तो यहाँ पर कमी हुआ। फिर बगल वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो जहाँ से हटा है वहाँ पॉजिटिव चार्ज।
फिर बगल वाला इसको दे दिया तो यहाँ 5 to 4। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का डी लोकलाइजेशन, स्थानांतरण हो रहा है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, अनुनादी संरचना प्राप्त होता है। ये तीनों 1 2 3 इसको डबल हेडेड एरो, दोनों तरफ हेड वाला तीर लगाकर दिखाते हैं। ये बेंजीन था। अभी ये क्या है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होने से और यहाँ पाई बॉन्ड टूट के क्या बन गया है, ये सिग्मा बॉन्ड बना है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। इसकी क्या बोल देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसी जब बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है और हाइड्रोजन अभी निकला नहीं है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रोफाइल और H दोनों एक ही पोजीशन साथ साथ है। ये जो है, ये कार्बन क्या हो गया है, इस समय sp3 है। क्या है, sp3 संकरित है। और जबकि हर एक कार्बन क्या और है, sp2 है। पहले बेंजीन का हर एक कार्बन क्या था, sp2 संकरित था। लेकिन जैसे ही अटैक किया तो पाई बॉन्ड टूट के क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया है यहाँ पर, और यहाँ का पाई बॉन्ड टूट गया। तो ये कार्बन सेंटर क्या है, sp3। तो अब ये क्या है, एरोमेटिसिटी इसकी भंग हो गई है। इस समय एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये जो लास्ट में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद जो स्थायी संरचना, काल्पनिक संरचना होती है, उसको क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हिंदी में अनुनाद संकर कहते हैं। और इसको कैसे दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के साथ साथ, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ डॉटेड बनाते हैं, और जहाँ जहाँ प्लस चार्ज आया उसको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। तो कहाँ कहाँ आया था, यहाँ आया था एक, दूसरा कहाँ आया था, यहाँ पर 2, फिर यहाँ आया था 3। तो 3 जगह बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाने का मतलब है पाई बॉन्ड यहाँ पहले था, वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, पोजीशन अपना बदल रहा है। एटम नहीं बदलता अपना पोजीशन, क्या बदलता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। तो ये डॉटेड लाइन इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को बता रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन के, पाई इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसको RH भी बोलते हैं, शॉर्टकट क्या बोलते हैं, RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है, इन तीनों की तुलना में। अब ये हाइड्रोजन अभी इस रेजोनेंस हाइब्रिड में है, तो अभी क्या करेगा, हट जाएगा, NO2 अपना उसका जगह ले लेगा पूरी तरह से। अभी तो साथ साथ दोनों है ना, अभी तो साथ साथ दोनों हैं। तो क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होता है, H+, जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन का निष्कासन होता है, या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को H+ भी दिखा सकते हैं या प्रोटॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो NO2 था, इस साइड मैंने इस तरह दिखाया केवल समझाने के दृष्टिकोण से, कि ये जो H+ निकालना आसान हो दिखाने के लिए। तो इधर NO2 था, यहाँ पर मैंने H ले लिया, इसको NO2 इधर साइड में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो HSO4 बचा है ना, कॉन्जुगेट बेस, ये वाला, तो ये क्या करेगा, इसका H लिया गया था ना, फिर से ये H क्या कर लेगा, बेंजीन का H लेकर क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। तो यहाँ पर ये जो यूज हुआ है एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ है। कैसा यूज हुआ है, H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। तो ये H को निकालेगा, तो इसका जो सिंगल बॉन्ड है किधर मुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग में चला जाएगा। अभी इसका डिस्टर्ब था ना, यहाँ पर यहीं से गया था ना, तो ये डबल बॉन्ड को फिर से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये फिर से एरोमेटिक हो जाएगा। इस समय क्या था, एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई थी। ये क्या कर लेगा, H चला जाएगा, तो इसका सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट में हो, बेंजीन रिंग में चला जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, बेंजीन का 3 पाई बॉन्ड आ जाएगा, और H हट के क्या लग गया है, NO2 लग गया है। तो ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। और ये बाय प्रोडक्ट यानी H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ, जो कहते हो बन गया, निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रीकरण। इसी तरह से क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कुछ भी हो सकता है। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3 ग्रुप लग जाएगा तो मेथाइलेशन, और R ग्रुप लगेगा एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एशाइलेशन और सल्फोनेशन। ये 4 और इसी तरह से अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो नाइट्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको प्रयास किया समझाने का, लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट। यदि समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि मेरी मेहनत आपके समझ में आता है कि मैंने कुछ किया, तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं लाइट जला दूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट अच्छा आ जाएगा, लेकिन ये चमक रहा है। चलिए, ओके।